स्वागत है आपका क्रिक टाइम पर। कुछ ही समय पहले जो हमारा हार्ट ब्रेक हुआ है और उसका दर्द अभी भी हमारा झलक रहा है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से डब्ल्यूटीसी फाइनल में हारा था वो बहुत ही ज्यादा धक्कादायक था। क्योंकि हमारी हर एक वीडियो उसके रिलेटेड आती थी कि प्लेइंग 11 क्या रहेंगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा। लेकिन एट द लास्ट इंडिया हार गई और मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। लेकिन इस बार जबकि आईपीएल भी यूएई में है और WT20 वर्ल्ड कप भी यूएई में है, तो इंडिया के पास इससे सुनहरा अवसर कभी हो ही नहीं सकता। और मैं इस समय इंडिया को जीतने के लिए फेवरेट मानता हूँ। इस समय बाकी टीमों की क्या प्रिपरेशन चल रही है और उनको हमसे क्या खतरा है, मतलब वो हमारे लिए किस तरह घातक हो सकते हैं वो भी देखेंगे। मतलब ज्यादा टेंशन लेने की तो बात नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास भी तगड़े खिलाड़ी है। लेकिन हम जानेंगे कि किस तरह बाकी की टीमों का मतलब कैसा प्रिपरेशन हो रहा है। और इसी कड़ी में हम देखेंगे कि जो पिछले 3 सीरीज हुई है, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की, और उसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही है T20 की, और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका और आयरलैंड की सीरीज है। हालांकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, फिर भी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान के जो ओडीआई सीरीज हुई थी उसके साथ। जो सबसे पहली सीरीज थी जो कि खेली गई थी इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में, उसमें सीरीज स्टार्ट होने के पहले ही, 2 दिन पहले ही ये पता चला कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है वो सभी आइसोलेशन में रख दिए गए हैं। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक सेकंड विजिटिंग टीम अनाउंस की थी, जिसके कप्तान जो जो थे वो बेन स्टोक्स थे। और 2 दिन पहले ही सबको इकट्ठा किया गया और सभी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने उतरे। और हमने वहां पे देखा कि जो तीनों ओडीआई थी उसमें इंग्लैंड की 20 टीम ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया था। और जिसके बाद फैंस और जो उनके फॉर्मर प्लेयर्स थे सभी ने काफी ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, कि वो बी टीम के साथ वाइट वॉश हो गए। पर कल जो T20 का मुकाबला था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में, उसमें हमें एक नई पाकिस्तान टीम नजर आई, जिसमें बैटिंग और बॉलिंग डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बैटिंग में हमें बाबर आजम की बात कर रहे, मोहम्मद रिजवान, या बॉलिंग में शाहीन अफरीदी और इमाद हसन, काफी सभी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। जी हाँ। और जिस तरीके से कल का मुकाबला चला है, मतलब मैं वो कल मैच लाइव देख रहा था, तो मैंने देखा कि मतलब वो पिच थोड़ी ज्यादा ही फ्लैट थी और जो ग्राउंड है इसका डायमेंशन बहुत ही मतलब छोटा था, तो बहुत ज्यादा छक्के लगे वहां पे। लेकिन जो देखने लायक बात थी कल, मतलब जो पार्टनरशिप शुरू से मतलब रिजवान और बाबर आजम के बीच में हुई, उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया था आने वाले बल्लेबाजों के लिए। और फिर आते ही बाकी के बल्लेबाजों ने धावा बोलना शुरू कर दिया, और जिस तरीके से वो खेले तो उनका सब मतलब हाई स्कोर जो उन्होंने बनाया था, 231 या 2 शायद, फॉर 5 विकेट्स, तो बहुत ही बढ़िया था वो। जी हाँ, और उसके बाद बैटिंग में जब इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, स्टार्टिंग मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने दी, फिर बाद में आके हफीज ने अच्छा खेला, शोएब मकसूद ने काफी अच्छे रन्स बनाए। मतलब बाकी बाकी बल्लेबाजों को ज्यादा गेंद खेलने का मौका नहीं मिला, तो सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और उसके बाद आके फिर बॉलिंग में जो उनके बॉलिंग अटैक था, सभी ने काफी अच्छी बॉलिंग की और वो इंग्लैंड को रोकने में कामयाब हुए। हालांकि इंग्लैंड की तरफ से जेसन रॉय ने बहुत तगड़ी शुरुआत दी थी, और उसके बाद आके जो लियम लिविंगस्टन थे उन्होंने बहुत बढ़िया सेंचुरी मारी। पर वो सेंचुरी उनकी टीम को जिता नहीं पाई, क्योंकि वो काफी नहीं थी, क्योंकि जो स्कोर बोर्ड पे जो रन्स थे वो काफी ज्यादा ज्यादा थे, पर जो बाकी के बल्लेबाज थे उनकी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो ओडीआई सीरीज थी, उसमें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, देखिए ये जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान को इंग्लैंड की टीम ने व्हाइट वॉश किया है तो उसमें काफी प्लेयर्स ने बहुत बड़े प्रदर्शन किया होगा। और जो सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव मुझे लगे थे थ्रू आउट द सीरीज, वो थे जेम्स विंस और महमूद। और साथ ही में लेविस ग्रेगरी ने जो बीच बीच में, मतलब 1-2 मैचेस में जो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, नीचे आके उन्होंने रन्स भी बनाए थे जब जो क्रूशियल रन्स थे अपनी टीम के लिए, और वो आके विकेट भी लेते थे। तो जो ये तीनों प्लेयर थे और तीनों डेब्यूटेंट थे,
ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि तीनों डेब्यूटेंट थे और उन्होंने आके जिस तरीके से अपना प्रदर्शन किया जेम्स पाकिस्तान। विंस जेम्स विंस नहीं थे, मतलब वो खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप खेले हैं। हाँ, और ये जो 2 डेब्यूटेंट्स थे, महमूद और लिविस ग्रेगरी। हालाँकि लिविस ग्रेगरी का बहुत बड़ा नाम है काउंटी क्रिकेट में क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी प्लेयर है। उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं और बहुत बढ़िया प्रदर्शन भी किया है और उन्हें वन ऑफ द अनलकी प्लेयर माना जाता है काउंटी क्रिकेट में क्योंकि उनके जो रिकॉर्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और अभी उन्होंने उनको बाय लक मतलब क्योंकि उन्हें वैसे तो इस जो मेन टीम थी इंग्लैंड की, उसमें उन्हें चांस नहीं मिल रहा था। पर क्योंकि जब आइसोलेशन में जब इंग्लैंड की टीम गई, उसके बाद बी स्ट्रिंग टीम निकाली गई, उसमें उन्हें चांस मिला और मुझे काफ़ी खुशी हुई उन्हें इंग्लैंड की टीम की तरफ से खेलते हुए देखने में। जी हाँ। और एक जो बात रहती है, मतलब कि हम सोचते थे कि मतलब बेन स्टोक अच्छा करेंगे, डेविड मलान आएंगे, रन बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ज्यादा इम्पैक्ट इस सीरीज पर नहीं डाला। लेकिन जो डेब्यूटेंट थे और जेम्स विंस थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और इस सीरीज पे मतलब ओडीआई सीरीज पे ज्यादा प्रभाव डाला और वो व्हाइट वॉश कर दिया। लेकिन जो कल का जो T20 है था, वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक, मतलब ज्यादा रोमांचक था। क्योंकि मैं जब देख रहा था कि वो मतलब ग्राउंड भी छोटा और फ्लैट पिच एकदम, सबको रन पड़ रहे थे, लेकिन जो लास्ट में जो डिफरेंस करते हैं मतलब हार या जीत का, वो था पाकिस्तान की फील्डिंग। जिस तरीके से उन्होंने कैच लपके है कल, मतलब शाहीन अफरीदी का वो डेविड मलान का कैच उनके पहले ओवर में हो, या फिर शादाब खान ने जो पकड़ा लास्ट में, या फिर जो हैरिस राउफ ने पकड़ा, वो जो टक्कर हुई थी उनकी और मकसूद की, तो मतलब वो मतलब शायद आउटशाइन कर गया इंग्लैंड की टीम को। नहीं तो वो चेजेबल टारगेट था। मैं थोड़ा सा भी हैरान नहीं होता अगर वो टारगेट चेज हो जाता था, क्योंकि ऊपर से विकेट गई इसलिए वो चेज नहीं हुआ, नहीं तो चेजेबल टारगेट था उस ग्राउंड पे। जी हाँ, पर ये तो हो गया कि अभी तक के इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ में क्या-क्या खड़ा। पर जो एक और टी20 वर्ल्ड कप के हिसाब से जो सबसे बड़ी सीरीज़ मुझे अभी लग रही थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ वन ऑफ द फेवरेट टीम है टी20 वर्ल्ड कप के विनर के लिए। मतलब अगर आप जी, किसी और से भी उनकी तो पूछोगे। मतलब एक हम्म वो तो फॉर्मर, मतलब 2016 में तो वही जीते, उनके पास अभी डिफेंड करने के लिए वो ट्रॉफी है। लेकिन उनका मतलब एक ऐसा रहता है कि वो आते नहीं, मतलब उनके जो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, वो खेलते नहीं ज्यादातर वेस्ट इंडीज के लिए। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा आ जाता है, मतलब वर्ल्ड कप हो या मतलब उनको दिखता है कि T20 वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं, हमारा अच्छा चांस है, तो वो रिकलेक्ट हो जाते हैं और अच्छे से खेलने लगते हैं। तो वही हमने देखा इस सीरीज में। जी हाँ, वहाँ पे सेम। गेल थे, वहाँ पे रसेल थे, ब्रावो थे। जी हाँ, और सेम इसी तरह 2016 में भी हुआ था क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेटर्स है जो बड़े-बड़े नाम हैं, जो भी आपने लिए, साथ में फिर रसेल, ब्रावो, गेल और जो बाकी के प्लेयर्स रहते पोलार्ड। फ्लेचर, पोलार्ड, लिविस भी बहुत कम हमें दिखाई देती है वेस्ट इंडीज के कपड़ों में अभी। पर जैसे ही जब टी20 वर्ल्ड कप आता है तो सभी प्लेयर्स एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं और अभी तो सुनील नारायण आने की बाकी है और पोलार्ड की भी नहीं अभी तक मतलब जो कुछ मैचेस थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्योंकि पोलार्ड इंजर्ड हो गए तो उसकी वजह से पोलार्ड भी नहीं खेल पाए। तो जो वेस्ट इंडीज की टीम है वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है क्योंकि उनको आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते टी20 फॉर्मेट में। और वहीं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया मतलब उनके हालाँकि ये सीरीज़ में बहुत से ऐसे प्लेयर थे, जो कि इस सीरीज़ में नहीं थे। आप मैक्सवेल की बात कर लीजिए स्पेशली क्योंकि मैक्सवेल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है टी20 क्रिकेट में और काफ़ी सारे बड़े नाम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी नहीं थे। पर जो हमें देखना था कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी परफ़ॉर्म करती है क्योंकि अब सबकी नज़र अब टी20 वर्ल्ड कप पे ही है। और जो हमने देखा लेकिन कि जी। हम्म, जी बताइए बताइए। जी, जो हमने देखा कि पहले वेस्ट इंडीज़ ने स्टार्टिंग के तीनों मैचेस जीत लिए थे और तभी सीरीज़ अपने नाम कर ली थी। उसके बाद जो 4th टी20 हुआ था, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ गया था, वो टी20 मैच। उसमें जो आखिरी ओवर में जो मिचेल स्टार्क ने एंड्रे रसेल को जो बॉलिंग डाली थी, वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब थी और उन्होंने बता दिया था कि
फॉर्म टेम्पररी है पर जो क्लास है वो परमानेंट रहती है। पर जो हालाँकि वेस्ट जी, इंडीज़ ने वो जो सीरीज़ थी, वो वन साइडेड जीती। और एक और नाम जो मतलब 1-2 नाम है जिन पे मैं ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगा। एक तो जो एविन लुइस ने जो इनिंग्स खेली है थ्रू आउट द सीरीज़। एविन लुइस ने बहुत बढ़िया बैटिंग की है। उन्होंने बड़े-बड़े रन्स बनाए। ऐसा नहीं कि वो 40-50 रन बना के आउट हो जाते थे। मारते थे तो अच्छा मारते थे। और जो दूसरा नाम है, वो है फैबियन एलन का। ये फैबियन एलन ऐसे खिलाड़ी है मतलब जो रियल 3D है। हालाँकि उनका जो स्टेटस है अभी भी वो इतना बड़ा नहीं है क्योंकि ऐसा भी है क्योंकि वो एक छोटे से कंट्रीज़ में है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो फैन फॉलोइंग है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है। पर जिस तरीके से उन्होंने अलग-अलग लीग्स में जाके अपना जो लोहा मनवाया है, उन्होंने वो बैटिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं। वो क्षमता रखते हैं कि 15-20 बॉल में 30-35 रन मार दे। विकेट लेने की वो काबिलियत रखते हैं और जो सबसे ज़्यादा उनका एक प्लस पॉइंट है, वो है उनकी फील्डिंग। उनके जो कैचेस रहते जी। हैं, जो उनकी फील्डिंग रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब रहती है। और देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब एक प्लस पॉइंट मैं कहूंगा मिचेल मार्च। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी भी की और नंबर 3 पे मतलब वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने कह दिया था कि मैं आईपीएल तो नहीं खेलने वाला हूँ और शायद हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप भी ना खेले, क्योंकि उसके बाद ही एशेज होने वाली है, तो शायद वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे। तो हो सकता है कि हमें देखने को मिले वहां पे मिचेल मार्च खेले नंबर 3 पे। और बाकी मतलब बड़े बड़े नाम तो नहीं थे, डेविड वार्नर नहीं थे, मार्कस स्टोइनिस नहीं थे और ग्लेन मैक्सवेल नहीं थे। वो आने के बाद तो कुछ और मतलब मामला हो जाएगा, तो उनकी टीम भी मतलब सेटल लगती है। जी और हाँ। वेस्ट इंडीज की तरफ देखे तो जिस तरीके से उन्होंने सुपड़ा साफ किया है इस टीम का, तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सी भी दिन पे किसी भी टीम को हरा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चलता है इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के पास कूट कूट के भरा है। क्योंकि उस दिन देखा हमने कि फेबियल एलन ने लगातार 3 छक्के मार दिए और जो मैच ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज की मुट्ठी में नहीं है, उनके पास आ गया था। लेकिन जो स्टार्क ने वो डाला लास्ट का 5 डॉट गेंद, उसने तो पूरा चेंज कर दिया वो गेम। ऐसा हो सकता था कि रसेल मतलब स्ट्राइक रोटेट करने का उनके पास मौका था, उन्होंने नहीं किया। वो भी ठीक है, मतलब वो खुद की एबिलिटी पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो जो जी, भी हो, लेकिन इस सीरीज से ये पता जरूर चल गया हमें कि वेस्ट इंडीज बहुत बड़ी दावेदार है और ऑस्ट्रेलिया जो अब मतलब अभी फिलहाल में ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन वो जैसे उनको जो आईसीसी की ट्रॉफीज दिखते हैं, उनका प्रदर्शन अपने आप ऊपर आ ही जाता है। जी हाँ। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बात थी कि उनके जो ओपनर मतलब मैथ्यू वेड एज़ अ ओपनर खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। वो हालाँकि वो बहुत बढ़िया शुरुआत दे रहे थे। वो बहुत मतलब 15-20 बॉलों में 30-35 रन बना रहे थे। और वो बड़े स्कोर में उसको हर बार कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वो एक थोड़ा-सा एक आप पॉज़िटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव कह सकते हैं कि वो बहुत बढ़िया स्टार्ट तो कर रहे थे पर वो उसको एक बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और जो मिचेल और मार्श मुझे लगता है कि वो मैटर भी नहीं करता है, क्योंकि ओपनिंग तो वार्नर और फिंच ही करेंगे शायद। जी, पर अगर तो वार्नर वापस आ जाते तो फिर मैथ्यू वेड नीचे खेल सकते हैं एलेक्स कैरी की जगह, क्योंकि एलेक्स कैरी का जो टी20 में अभी तक प्रदर्शन रहा है, वो इतना कुछ खास मतलब अच्छा नहीं रहा है क्योंकि और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो मैथ्यू वेड ही शायद एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एज़ अ विकेट कीपर। जी, और जो मुझे भी मतलब हमने देखा है कि एलेक्स कैरी जो है बिग बैश लीग में वो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन वहां पे वो अप द ऑर्डर खेलते हैं, तो नीचे शायद वो ज्यादा अच्छा ना कर पाए। और मैथ्यू वेड के पास वो गेम है कि वो अच्छे से मतलब शॉटे लगा सकते हैं। जी हाँ। तो अब ये तो बात हो गई इंग्लैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज की। पर अब जो एक सीरीज है, जो कि जिसमें एक इतिहास भी रचा गया, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, जो पहला ओडीआई था, मतलब ओडीआई सीरीज थी 3 मैचों की, जो पहला ओडीआई था, वो बारिश की वजह से
खेल नहीं सके क्योंकि बारिश ने वो रद्द कर दिया। और जो सेकंड ओडीआई था उसमें आयरलैंड ने इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने हिस्ट्री में पहली बार साउथ अफ्रीका को ओडीआई में हराया था और जिसमें जो सबसे बड़ा योगदान था, वो था उनके कैप्टन एंडी का जिसमें उन्होंने बहुत बढ़िया शतक जड़ा था और आयरलैंड को अपनी पहली जीत साउथ अफ्रीका के ऊपर ओडीआईज़ में पहली जीत हासिल करने में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने निभाया। जी हाँ। मतलब और जिस तरीके से वो सेकंड मैच हुआ था कि मतलब मतलब साउथ अफ्रीका के पास बहुत बढ़िया गेंदबाजी है। लुंगी एनगिडी कह लीजिए आप, रबाडा कह दीजिए और एंड्रिक हेनरिक नोकी। नोकिया, शम्सी हो गए। जी हाँ। शमसी और फिलुकवाए मतलब अच्छी खासी मतलब उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है। लेकिन उनके सामने उन्होंने बहुत बढ़िया रन भी बनाए और उसको डिफेंड भी कर लिया। तो मुझे लगता है कि जब तीसरा मैच आया होगा तो क्विंटन डिकॉक को लगाऊंगा तो मतलब हम तो जीत जाएंगे भाई सेकंड मैच। लेकिन उनको लगाऊंगा चलो चलते हैं, नहीं तो ये मैच लगा हाथ से ना निकल जाए। तो वो आए, उन्होंने बहुत बढ़िया सेंचुरी लगाई थर्ड मैच में। और जो जानेमन मलान है, उन्होंने भी 177 रन मारे। जी वो हाँ। भी नॉट आउट, मतलब वो भी बहुत बढ़िया खेले। और जी। एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो साउथ अफ्रीका ने डिलीवर की। जो जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात लगी थी, वो थी कि सेकंड ओडीआई में कि ठीक है, बैटिंग एक दिन ऐसा हो सकता है कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर दे। पर जिस तरह की बॉलिंग अटैक साउथ अफ्रीका का था उस मैच में, जी कि आप कगिसो रबाडा और एनरिक नोकिया का रिसेंट परफॉर्मेंस देख लीजिए ओडीआई में, वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। और बाद में लुंगी एंगिडी, बाद में शम्सी आते हैं उनके पास। तो इन्होंने ये इनका जो बॉलिंग अटैक था उसके खिलाफ आयरलैंड के बैट्समैन ने जो बैटिंग की है, वो काफ़ी तारीफ़ योग्य बात है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जी। किसी भी बड़ी टीम का एक आधे दिन बैटिंग कोलैप्स हो सकता था और ऐसा ऐसा हो सकता था कि मतलब साउथ अफ्रीका को उस दिन हो गया। पर जो बैटिंग आयरलैंड के बैट्समैन ने की थी वो बहुत ज़्यादा लाजवाब थी और बाद में हमें लगभग ये मतलब लग ही रहा था कि साउथ अफ्रीका कमबैक करने वाली है क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ हारना साउथ अफ्रीका कभी मंज़ूर नहीं करती थी और ये कहीं न कहीं आयरलैंड के प्लेयर्स को भी पता था कि उनके लिए ये सीरीज़ जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। पर उनके लिए मतलब उनको अगर पूछा जाता कि क्या आप ये मतलब नतीजा मान्य करोगे जब ये सीरीज खत्म होंगी, तो वो आग बंद करके ले लेते। क्योंकि सीरीज टाई कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ। हालांकि उनके अभी हाल ही में इतना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है और उनका स्तर भी थोड़ा नीचे जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से उनकी बॉलिंग लाइनअप है वो अभी भी अच्छी है, मतलब बेस्ट मानता हूँ। क्योंकि उनके पास जो कमाल के तेज गेंदबाज है तीनों, और अच्छे स्पिनर भी है, तबरेज शमशी, जॉर्ज लिंडे। तो हम देख सकते हैं कि उनका जो ग्रुप ए वर्ल्ड कप में, तो शायद साउथ अफ्रीका मतलब किसी टीम की पार्टी खराब कर सकती है। जी हाँ, पर हालाँकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया को परेशानी होनी चाहिए सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई होने के लिए क्योंकि इंडिया के जी। ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और न्यूज़ीलैंड है। न्यूजीलैंड। हालाँकि यहाँ पे जो खतरा है वो है कि न्यूज़ीलैंड के साथ पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान एक ऐसी टीम है कि मतलब वो हम्म। अफ़गानिस्तान एक राइज़िंग टैलेंट है मतलब उनके अभी अफ़गानिस्तान में जो जिस तरीके से प्लेयर आ रहे हैं, नए-नए प्लेयर आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी अफ़गानिस्तान का क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, वो काफ़ी प्रशंसापूर्वक बात है। पर मुझे नहीं लगता कि वो मतलब इंडिया को उतनी भी कड़ी टक्कर दे पाएँगे टी20 फॉर्मेट में। हालाँकि उनके पास बहुत बढ़िया-बढ़िया प्लेयर्स हैं और स्पेशली अगर हम उनके बॉलिंग अटैक की बात करें तो उनके पास 3 जो जो तिगड़ी है, जो तीनों आईपीएल में भी खेलते हैं, मोहम्मद नबी की और राशिद खान और साथ ही में मुजीबुर रहमान। तो जो उनका बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर उनकी बैटिंग अटैक ने भी उनका साथ दे दिया, तो वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि बट इतनी कुछ प्रॉब्लम इंडिया के साथ उन्हें होने वाली है।
और जो सबसे मेरे बड़ा हिसाब से अगर इंडिया वो मतलब इंडिया एक भी मैच अगर हार जाए ना लीग स्टेज में, तो मेरे लिए तो वो शर्मनाक बात होगी। क्योंकि न्यूजीलैंड के पास बॉलिंग अटैक तो है, लेकिन इस तरीके से नहीं है कि मतलब वो T20 में ज्यादा घातक नहीं लगते मुझे तो। जैसे कि हमने देखा है बोल्ट के साथ, वो लास्ट में आकर मार खा ही जाते हैं। और सऊदी भी मतलब ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं लगते मुझे T20 में। तो अगर शायद इंडिया ना जीत पाए कुछ रीजन से, तो वो बहुत ही शर्मनाक होगा। जी हाँ। तो अब हम देखते हैं कि आगे किस तरीके से चीजें चलती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज दोपहर 3 बजे श्रीलंका और इंडिया के बीच में फर्स्ट ओडीआई खेला जाएगा। तो हम सभी की नज़र उस पर भी होंगी, और हम आपके लिए पोस्ट मैच शो भी लाएंगे उसके लिए। अगर आपने हमारा प्रीव्यू शो ना देखा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वो भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते जी, रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।